वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन है हमारा फेडरलिज्म के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और स्टैटिक पार्ट से डील करता है। आप सभी ने बेसिक अपनी पॉलिटी में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। आज का क्वेश्चन उसी आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर ही है। कुछ भी करंट अफेयर्स या बहुत नए कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म अलग कैसे है और उसके क्या मेरिट्स हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे डायनेमिक क्वेश्चंस पर मेहनत करी है। हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जिसमें आपके पर्सनल व्यूज़ पूछे गए हैं और उनको जस्टिफाई तक को करने को बोला गया है। तो ऐसे में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की हेल्प से ही सॉल्व हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन में आप तीन चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को। दूसरा, आप जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स हैं जो उसको अलग करते हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे और क्या मेरिट्स होते हैं इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के, उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट फ्रॉम द पेपर 3 पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इट इज ऑफ 15 मार्क्स वर्थ 250 वर्ड्स। दैट मीन्स आपको इसके लिए 1 फुल A4 शीट एंड सेकेंड A4 शीट का 1 साइड आपको पूरा लिखना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इंडिया का यूनिटरी और फेडरल फॉर्म है, ये क्या चीज़ है और क्या इस क्वेश्चन ने बोला है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जहां पर हम बिल्कुल बेसिक बता सकते हैं यूनिटरी और फेडरल फॉर्म का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट होता है जहां पर जो पावर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और वो अपनी उन पावर को किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपनी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती हैं। जैसा कि एक मेन गवर्नमेंट हो गई और उस नेशनल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट में ही है। एज अपोज टू दिस, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वैसा होता है जहां पर एक हो गई नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर या रीजन लेवल पर और भी गवर्नमेंट्स होती हैं। तो यहां पर जो जनता होती है, पीपल होते हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देते हैं बाय इलेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेम पीपल आर गिविंग पावर टू द नेशनल गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। इस टाइप का सिस्टम इंडिया में, USA में, कनाडा में होता है, जहां पर स्टेट लेवल के लिए अलग इलेक्शन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग इलेक्शन हो रहा है। अलग अलग इलेक्शन होने से ये बात प्रूव होती है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है बाय इलेक्टिंग देम और वही नेशनल गवर्नमेंट को पावर दे रही है बाय इलेक्टिंग देम सेपरेटली। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जनता बस एक नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है या फिर जनता नहीं करे, किसी और तरीके से एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और वही नेशनल गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है स्टेट लेवल पर या फिर किसी एक रीजन लेवल पर, और उस स्टेट लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस स्टेट को गवर्न करता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर्सेज अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसी चीज को आप इंट्रोडक्शन में बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ लिख सकते हैं, दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके जो डिफरेंसेस होते हैं उनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं, यूनिटरी वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट, और इसलिए क्योंकि देयर इज अ नेशनल गवर्नमेंट जो कि पूरा कंट्री लेवल पर देखेगी एंड देन देयर इज अ रीजनल गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर देखती है, सरकार जो होती है स्टेट लेवल पर गवर्न करती है। दैट इज वाई इट इज अ डुअल गवर्नमेंट। एज अपोज टू दिस, द यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ सिंगल गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पर होती है और वो स्टेट लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपनी सरकार को अपॉइंट कर सकती है। अब आप समझ ही सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में जहां पर डुअल गवर्नमेंट होनी है, मतलब स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर अलग अलग सरकारें होनी हैं, तो ऐसे में एक रूल बुक होनी चाहिए,
कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर दोनों सरकारें एक स्टेट लेवल पर और एक कंट्री लेवल पर गवर्न कर पाएं, और इसीलिए यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक एक्चुअली विच हैज रूल्स, the rules which tell the state government and the central government that on what basis they are going to govern। तो अगर फेडरल सिस्टम बनना है जहां पर अलग अलग सरकारें हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना मैंडेटरी होता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेडरल में देयर हैज़ टू बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ ही सकते हैं कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा देन देयर हैज़ टू बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो खुद में ही सुप्रीम नहीं है तो कभी भी नेशनल गवर्नमेंट उसको ओवर रूल कर सकती है और उसको अपने हिसाब से बदल सकती है। तो बहुत जरूरी है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी कंट्री में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम तो बनाया, रिटन भी बनाया, बट उसको बहुत ही आसानी से बदला जा सके। तो ऐसे में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना भी मैंडेटरी है, जो कि आसानी से ना बदल पाए, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो प्रोटेक्ट रहे प्रॉपरली। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू मैंडेट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। फेडरल गवर्नमेंट वो होगी जो कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर रहेगा। तो ऐसे में अगर डिवीजन ऑफ पावर ही नहीं होगा, जहां पर स्टेट की पावर अलग और नेशनल लेवल गवर्नमेंट की पावर अलग हो, तब तक कभी भी प्रॉपरली गवर्नेंस हो ही नहीं पाएगी। तो डिवीजन ऑफ पावर होना मैंडेटरी है। एक और बात आप समझ सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में देयर हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये इसलिए चाहिए कि अगर कभी भी स्टेट और नेशनल लेवल गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो तो उसको प्रॉपरली सॉल्व कराया जा सके। और यूनिटरी गवर्नमेंट में ये होना जरूरी नहीं है, इट कैन ऑल्सो हैव अ डिपेंडेंट जुडिशरी। और लास्टली आप समझ सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट विल हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है इंडिया में जैसे राज्यसभा होती है। आपको पता ही है इंडिया में एक हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। तो जो राज्यसभा है दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एट द नेशनल लेवल। सो दैट इज द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए मैंने पहले भी बताया है ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक पार्ट से डील करता है, तो ये सारी ही बातें आई एम श्योर आपके लिए एक रिविजन जैसी होंगी और ये सब आप अपने बेसिक पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन फेडरलिज्म का मॉडल और उसके मेरिट्स क्या होते हैं। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा, इवन दो उन्होंने वर्ड फेडरेशन को कभी लिखा भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। इंस्टेड उन्होंने यूनियन ऑफ द स्टेट्स जो वर्ड होता है उसको यूज करा इन द आर्टिकल 1। तो पहली बात तो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करा येट वर्ड नहीं यूज करा, उसका मेन रीजन क्या है? देखिए फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने का रीज़न है कि हमारी कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा है और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो किसी एक रूल के बेसिस पर या एक सरकार के बेसिस पर पूरी कंट्री को गवर्न कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम हो जहाँ पर स्टेट लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट हो जो अपने डिफरेंट सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पर अपने स्टेट को गवर्न कर पाएँ। दूसरी बात, यूनियन ऑफ द स्टेट इसलिए यूज़ करा और फेडरेशन इसलिए नहीं यूज़ करा क्योंकि इंडिया की जो इंडिया है दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ द फेडरेशन और द जॉइनिंग ऑफ द स्टेट्स जैसा अमेरिका है। अमेरिका में इनिशियली 13 जो स्टेट्स थी दे जॉइंड एंड देन दे फॉर्म्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो नेचुरली बना हुआ है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सो यही बात को लिखा गया है कि क्यों इंडिया में फेडरलिज्म है बट फिर भी वर्ड फेडरलिज्म नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड है। सो दैट इज द डिफरेंट फॉर्म, दैट इज हाउ द इंडियन फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मॉडल्स ऑफ द फेडरलिज्म। लेट अस ऑल्सो लुक एट व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। देखिए इंडियन फेडरलिज्म के कुछ डिस्टिंक्ट मेरिट्स होते हैं, उसमें से कुछ मेरिट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं
और भी बहुत सारे मेरिट हैं जो आपको पता होगा आपकी प्रीवियस पॉलिटी की नॉलेज के बेसिस पर कि और क्या क्या है, और आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ क्लियरली आउटलाइनिंग द डिवीजन ऑफ द पावर एज पर द शेड्यूल 7। आपको पता है इंडिया में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, और उसके बेसिस पर जो स्टेट्स, यूनियन सरकारें हैं वो गवर्न करती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ डुअल पॉलिटी, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अपने पावर एरियाज डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है वो किस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन दो स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में सेपरेट हो जाती हैं नेशनल गवर्नमेंट से, लेकिन जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करी गई है, और वो करी गई है बाय विद द हेल्प ऑफ द कॉमन ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस। तो सरकारें अलग हो सकती हैं, सरकारों के रूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार चलाने के तरीके होंगे दैट इज द गवर्नेंस दैट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म एट बोथ द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल विद द हेल्प ऑफ द कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस। That is again a merit of the Indian federalism that it is accommodating such a kind of a feature. तीसरी बात, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में रह करके काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीडम नहीं है कि वो अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर पाएँ। दे आर अलाउड टू मेक स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द डोमिसाइल्ड सिटीजन्स। तो फ्रीडम भी मिल गई सब सिटीजन्स को इंडिया के कि वो कहीं पर भी जाके कहीं पर रह के काम कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर मिली है कि वो प्रोविजंस बना सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 368 इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अकाउंटिंग फॉर द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि अगर कोई फेडरल फीचर का अमेंडमेंट हो रहा है तो उसमें हाफ द नंबर ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होगा। तो इस तरह से स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, बाय नॉट अलाउइंग द सेंट्रल ऑल यूनियन गवर्नमेंट ऑल द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन प्रिंसिपल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लैंग्वेज होता है, और हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस को ही स्टेट्स मिल गया है, मतलब वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला नहीं है। कुछ मेजर स्टेट्स लैंग्वेजेस हैं जिनके बेसिस पर स्टेट्स बना हुआ है, और ऐसी लैंग्वेजेस जिनके पास स्टेट्स नहीं हैं या जिनके स्पीकर्स कम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट प्रोविजंस भी अरेंज करे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेरिट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म कि स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करा लैंग्वेज के बेसिस पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेजेस को स्टेट्स मिल भी गया। इसके बाद फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट शेड्यूल 7 में, दैट इज़ ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का जो फिनोमिना होता है दैट इज़ प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही मिल करके काम करना पड़ जाता है। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है विच इज़ टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन, दैट इज़ अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट टू डील विद सच काइंड ऑफ द सिचुएशन जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर को वो ओवरटेक कर ले, और इससे हमारे कंट्री की सिक्योरिटी को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा नहीं हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेरिट ऑफ एन इंडियन फेडरलिज्म, जहाँ पर वो यूनियन गवर्नमेंट को इतनी पावर दे रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो स्टेट गवर्नमेंट को ओवरटेक करके उसकी पावर्स को भी अपने अंडर ले ले। अब एंड में आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स के बेसिस पर हमारी कंट्री को क्वाजी फेडरल डिस्क्राइब करा जाता है, और ये जो क्वाजी फेडरल है जिस टाइप के हमारे फीचर्स हैं उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक कर दिया है, और हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया जो है उसको प्रमोट करा है, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने तरीके से आंसर करा है, और अपने तरीके से इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में इनोवेट करने का बहुत स्कोप है। आप अपने बेसिक पॉलिटी के नोट्स देखेंगे या जिस भी बुक को आपने पढ़ा है उसको आप देखेंगे तो आपको भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसमें आप इस आंसर में लिख सकते हैं और आप इसको अपने तरीके से इनोवेट कर सकते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ट्राई टू इनोवेट इन दिस आंसर, ट्राई टू राइट द फीचर्स विच यू नो। आई हैव डेलिबरेटली नॉट पुट मेनी important provisions related to Sarkaria Commission और SR Bommai case and such other provisions, but I would request you कि आप अपनी basic knowledge के basis पर आप इस question को attempt करें
और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ या रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है आप उसको भी लिखने की कोशिश करें. There are some MCQs which are given on the basis of this question. You can attempt these MCQs and put your answer in the YouTube comment section. The previous questions answers are given here. You can check your answers also. That is all from my side. Thank you.